हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन। ओके, तो यू आर रेडी। तो क्या करना है आपको कॉपी, पेन और सिंसियरिटी के साथ में बैठना है, बाकी मेरा काम है। ओके, तो होपफुली कि SN1 रिएक्शंस आपको समझ में आएगी और SN1 रिएक्शन से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो आपसे सॉल्व हो पाएंगी। इससे पहले मैंने SN2 रिएक्शन डिस्कस किया था, आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। ओके, बहुत कॉमन रिएक्शन और फेमस रिएक्शन है SN1 रिएक्शंस। ओके, तो SN1 रिएक्शन में बेटा देखो, इसमें अगर SN1 रिएक्शन में जाएं तो SN1 रिएक्शन को आप कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या कहलाती है बेटा ये? इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये इसको आप बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें रेट जो है बेटा, रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ही रेट डिपेंड करता है ना। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो रेट डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट बात हो गई है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं टू स्टेप मैकेनिज्म है। ओके, टू स्टेप मैकेनिज्म है ये, टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सेकेंड स्टेप होती है फास्ट स्टेप, है ना। यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो स्टेप कैसी होगी बेटा? स्लो स्टेप होगी, राइट। यानी स्लो स्टेप होने का मतलब ये बेटा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। फास्ट स्टेप होने का मतलब ये है कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, राइट। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बन के आता है, राइट। अगर ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। टू स्टेप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। तो यहाँ हमने रिएक्टेंट लिख लिया, ये प्रोडक्ट है ना। तो फर्स्ट पीक एंड देन सेकेंड पीक। तो ये फर्स्ट पीक है, जो फर्स्ट पीक इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये स्लो रिएक्शन होगी। और सेकेंड पीक एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। यहाँ स्लो स्टेप को ये डिटरमाइन कर रहा है और ये फास्ट स्टेप को। और ये जो वैली है ये बता रही है किसको? इंटरमीडिएट को। हाँ, ये वैली किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है बेटा? ये इंडिकेट कर रही है किसको? इंटरमीडिएट को। ये इंटरमीडिएट को डिस्कस कर रही है। ओके, और इस रिएक्शन में आपको मालूम होना चाहिए इंटरमीडिएट क्या है। फोकस किस पे करना है आपको? फोकस किस पे करना है? इंटरमीडिएट पर। तो मुझे आप ये बताएंगे कि इस SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरमीडिएट। अगर आपको इंटरमीडिएट के बारे में पता हो तो आप मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं, रिएक्शन पर आसानी से जा सकते हैं। ओके, तो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में होता है कार्बोकैटायन। ज़्यादातर रिएक्शन में आप देखेंगे तो कार्बोकैटायन आपको रिएक्शन में दिखाई देगा, तो कार्बोकैटायन पर फोकस करना है आपको। ओके, बाकी फैक्टर्स देख लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, तो आपको वो मालूम होना चाहिए, है ना। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, और कार्बोकैटायन अगर ऐसी रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में फॉर्म होगा तो बेटा क्या होगा? वहाँ रीअरेंजमेंट के भी चांस होंगे ना, और रीअरेंजमेंट में भी टेक प्लेस। ओके, रीअरेंजमेंट में भी टेक प्लेस। एक तो बात ये होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन गवर्न्ड बाय एरोमेटिसिटी प्लस रेजोनेंस प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट से देखेंगे। ओके, तो इन जनरल क्या देखना है? पहले एरोमेटिसिटी देखना है, फिर रेजोनेंस देखेंगे, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ध्यान में रखना है आपको। एक तो ध्यान में रखना है कार्बोकैटायन फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन में एंड एज ए इंटरमीडिएट, एंड रीअरेंजमेंट may be take place, and the stability of carbocation governed by aromaticity, then resonance, और then hyperconjugation, then inductive effect। तो ये बात मैंने आपसे की यहाँ पर। ओके, तो होपफुली यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेता हूँ। सपोज ये एग्जाम्पल है टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, राइट। टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में बेटा क्या होगा? अगर मैं ये टर्शरी अल्काइल, तो फर्स्ट क्या होगा? आयनाइजेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, राइट। इस तरीके से कार्बोकैटायन बन जाएगा आपका, है ना, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का शेप मालूम है बेटा कैसा होगा? शेप की बात कर लें तो शेप कैसा होगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। तो ये जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर, और ये हाफ
प्योर पी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट रहता है, प्योर पी ऑर्बिटल है वैकेंट होगा, प्योर पी ऑर्बिटल है ये, राइट, प्योर पी ऑर्बिटल है, राइट, ये प्योर पी ऑर्बिटल है। अब इसमें होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, सपोज अगर मैंने वाटर ले लिया है तो वाटर कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर अटैक कर देगा, राइट, तो वाटर अटैक करेगा इस पर, तो वाटर के अटैक करने से फॉर्मेशन होगा टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड से बन जाएगा टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप ये कह सकते हैं, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, है ना, CH3 देन CH3OH, ये बनेगा। तो यानी कि ये रिएक्शन बेटा किसके थ्रू गई, ये रिएक्शन गई है आपकी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है जिसमें इंटरमीडिएट ऐसे कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड दैट कार्बोकेटाइन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, दिस वन इज अल्कोहल। तो इतनी बात आपको होपफुली समझ में आई होगी, राइट। अब देखो इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको, फिर से एक बार देख लो मैंने क्या बोला है। SN1 रिएक्शन मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट मीन्स rate depends only the concentration of substrate but independent on the concentration of nucleophile. Two step mechanism, first step slow and the second step fast. Why first step is slow? Because activation energy is high, in second step activation energy is low, right? और फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये ध्यान में रखना है आपको। और मैंने ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की, ये एनर्जी है और प्रोग्रेस ऑफ टाइम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ये ग्राफ जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है ये एनर्जी। तो अगर आप ये देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ देखोगे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, राइट। तो टू स्टेप मैकेनिज्म, फर्स्ट इज स्लो, सेकेंड इज फास्ट। ओके फिर मैंने कहा कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अगर कार्बोकेटाइन बन जाए देयर इज रीअरेंजमेंट मे बी टेक प्लेस, एंड थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज गवर्न बाय एरोमेटिसिटी और प्लस आर इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट एंड देन प्लस आई इफेक्ट इन दिस पैटर्न। और फिर मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आयनाइजेशन होगा जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, प्योर पी ऑर्बिटल, दिस वन इज रेड शो किया मैंने, वो प्योर पी ऑर्बिटल है, एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दिस कार्बन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो बहुत फेमस रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। फीचर्स देख लो एक बार क्या है, फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शंस। अब जो बातें मैंने आपको बोली, देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में बोला रेट, अगर रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट। अब सवाल मेरा यहाँ पर ये, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन SN1 रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन डबल कर दूं, बेटा क्या कर दूं मैं, कंसंट्रेशन डबल कर दूं, किसकी कंसंट्रेशन डबल कर दूं, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन अगर मैं डबल कर दूं तो रेट कितने टाइम्स होगा, है ना, मेरा ये सवाल है। तो रेट कितने टाइम्स होगा, केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मैंने ये कहा कंसंट्रेशन इज डबल सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, देन द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स। ओके, तो आपको बताना है कि रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप दोगे। टू स्टेप रिएक्शन है, बोला ही था आपको कि टू स्टेप रिएक्शन है, सेकंड पॉइंट हो गया। फिर मैंने फोकस किया इंटरमीडिएट पे, फोकस किस पे किया बेटा, फोकस किया है इंटरमीडिएट पे, कार्बोकेटाइन पर। तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, और जब मैंने कहा कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता होगा रीअरेंजमेंट के थ्रू, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेंगे। एंड फेवर्ड बाय किसके थ्रू फेवर्ड होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली बेटा क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल, जनरली कैसा होता है न्यूट्रल। एग्जाम्पल ले सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल का, लाइक H2 है, वाटर है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ROH है ना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ओके, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इसमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इतनी बात होपफुली समझ में आ गई होगी। सेकंड देखो, साथ में मैंने आपको ये बोला था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड टर्शरी के केस में सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी केस में सबसे कम होगा और प्राइमरी केस में सबसे कम हैलाइड। उसका रीज़न यही है, क्या रीज़न है इसके पीछे बेटा, इसके पीछे रीज़न ये है, अच्छा इसके पीछे रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो जनरली ये देखा जाता है टर्शरी और सेकेंडरी हैलाइड तो SN1 रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि प्राइमरी हैलाइड किस रिएक्शन के थ्रू जाएगा। ओके, नो डाउट सबसे लीस्ट जो रिएक्टिविटी होगी वो प्राइमरी हैलाइड के केस में होगी।
फेवर्ड बाई, किसके थ्रू फेवर होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये रिएक्शन किसके थ्रू फेवर होती है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू। बस इतना ही ध्यान रख लो अभी फिलहाल कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए फेवरेबल होता है SN1 रिएक्शन के लिए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ये स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब ये बोला जाता है कि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में बोला जाता है कि रेजिमाइजेशन होगा, और रेजिमाइजेशन कब होगा, जब एट अ सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि मॉलिक्यूल में अगर कैरल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, तो उसमें रेजिमाइजेशन होगा। फिर साथ में ये बोला है कि रेजिमाइजेशन से बेटा मतलब ये है, ऐसे देखो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, या मैं ऐसे ले लूँ, मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया ये Cl, और यहाँ मैंने ग्रुप लगा दिए राइट, इस तरीके से ऐसे कर लो, R1 है, R2 है, R3 है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब क्योंकि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो मालूम है कि ये रेजिमाइजेशन होगा, यहाँ पर Cl अगर ये निकल जाता, लीव आउट कर जाता है यहाँ से, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा R1 एंड C एंड दिस R2 एंड देन R3, और तीनों डिफरेंट ग्रुप है। और जब तीनों डिफरेंट ग्रुप हो, कार्बोकेटाइन हो, तो फिर आपने कहा कि यहाँ प्योर p ऑर्बिटल है, और न्यूक्लियोफाइल के जो अटैक करने के चांसेस हैं वो अबव द प्लेन भी है और बिलो द प्लेन भी है, राइट। तो आप कहते हैं कि 50% अबव द प्लेन प्रोडक्ट बनेगा और 50% बिलो द प्लेन प्रोडक्ट बनेगा। बताऊंगा आगे वाली स्लाइड में से, ठीक है। फिलहाल इतना समझो आप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को मैंने क्या बोला था, गवर्नड बाय एरोमेटिसिटी प्लस R इफेक्ट प्लस H इफेक्ट एंड देन प्लस I इफेक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप। अब जो पहला स्टेटमेंट मैंने पूछा था कि कंसंट्रेशन अगर न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की डबल कर दिया है तो रेट कितने टाइम्स होगा, तो उसका बेटा आंसर यहाँ है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल डबल देन रेट 2 टाइम्स। ओके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, सबस्ट्रेट पर, तो इसलिए रेट कितने टाइम्स होगा, रेट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये पहले स्टेटमेंट का आपको आंसर यहाँ मिल गया। तो बात बेटा ये किसकी हो गई, आपकी फीचर्स की हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म वाले केस में मैंने ये डिस्कस किया है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन से क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप लीव आउट कर जाएगा, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, राइट, कार्बोकेटाइन, और 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, R1 R2 R3। और साथ में ये भी मालूम कि जो शेप है वो बेटा कैसा है, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, और प्योर p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। प्योर p ऑर्बिटल से मतलब बेटा ऐसा है, प्योर p ऑर्बिटल ये इस तरीके से, p डबल शेप होगा ना, दोनों लोब्स इक्वल साइड से दिखाई देंगे, तो ये प्योर p ऑर्बिटल है। अब मालूम है ये प्योर p ऑर्बिटल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक 50% अबव द प्लेन एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक बिलो द प्लेन। तो 2 चांस है कि न्यूक्लियोफाइल या अबव द प्लेन अटैक करे या फिर बिलो द प्लेन, और अगर अबव द प्लेन अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ लग जाएगा, और बिलो द प्लेन अगर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से लगेगा। यानी कि 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 50% प्रोडक्ट ये मिलेगा और 50% प्रोडक्ट ये वाला मिल जाता है, राइट। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है और रेजिमिक मिक्सचर, है ना। ऐसे कंपाउंड को बेटा क्या बोलते हैं, और रेजिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब मेरा सवाल ये है, रेजिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो डेफिनेटली कंपाउंड ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बल्कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, राइट। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों, किसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहाँ पर आंसर ये सवाल पूछ लेगा आपसे, क्योंकि इसका कुछ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज सपोज, और इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप कहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। के भी लिख दिया है, के भी मतलब काम की बात, ऐसे कह लो काम की बात, है ना। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। इस स्लाइड में देखो तो वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। स्लो क्यों फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कैसा है बेटा, ज़्यादा है। फास्ट क्यों, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, राइट। अब बाकी ये मालूम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है ये, और ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। एंथैल्पी ऑफ अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन कहलाती है आपकी एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। ये इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्यों क्या बोलेंगे, ऐसे देख दो, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज़्यादा है तो डेल्टा एच बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब हो गया रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक होगी, राइट, एक्सोथर्मिक होगी। ये बात बोल रहा हूँ मैं। और साथ में ये भी देख लो आप, नंबर ऑफ पीक्स कितनी, 2 पीक्स हैं, एक पीक ये है और दूसरा पीक ये है। तो नंबर ऑफ पीक्स मैंने आपको बताया था
कि नंबर ऑफ पीक्स जो है किस चीज़ को इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इस बात को भी इंडिकेट करती है। नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस, राइट। यानी कि किसी ग्राफ में जितनी पीक्स होंगी वो उतने ही स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 2 पीक दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब इसमें 2 स्टेप है, एक का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और दूसरे का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वो कैसी रिएक्शन स्लो है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो रिएक्शन कैसी फास्ट रिएक्शन है, राइट। तो आगे मूव पड़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस स्लाइड में। बाकी प्रॉब्लम्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, SN1 रिएक्शन पढ़ा दिया, फिर इनकी प्रॉब्लम्स ले लेंगे SN1 SN2 की, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे बाद में E1 E2 रिएक्शन, राइट। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा SN1 SN2 नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो इतना आप देख लेना एक बार, इसमें अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।